अध्याय 481। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक दिखावा करते रहें। वोर्थास ग्रह राजधानी। शरद उत्सव से एक दिन पहले उस दोपहर वाल्ट्री तीसरी बार जुलूस के रास्ते पर चला। उसका लबादा मसालों की गाड़ियों की राख से सना हुआ था और उसके जूते रिवरबर्न लेन के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से घिस गए थे। वो जिस भी मोड़ से गुजरा, जिस भी शामियाने पर उसने नजर डाली, जिस भी विक्रेता को उसने त्योहार का सामान खोलते हुए देखा, उसने उन सभी चीजों को अपने दिमाग में नोट कर लिया। वेर का प्रशिक्षण इस समय 12वें एल्डर के सीधे अधिकार के तहत एक सुरक्षित केंद्र में चल रहा था, जिसका मतलब था कि उसे उसके आसपास भी जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वाल्ट्री ने वही किया जो वो कर सकता था, कल की तैयारी। उन्हें खतरे के बारे में कोई भ्रम नहीं था। नया ड्रैगन महज एक प्रतीक नहीं था, वो एक निशाना था, एक प्राचीन शत्रु के वंश का चलता फिरता इनाम का प्रतीक, जिसे राजधानी के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम घुमाया जा रहा था। वाल्ट्री ने अपने दांत पीसे। किसी त्योहार के दौरान सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना किसने सोचा होगा? उत्तरी द्वार से हॉक्सपायर एवेन्यू और फिर रिवरबर्न लेन तक उसने रास्ते के हर हिस्से का पता लगाया। अधिकांश क्षेत्र प्रबंधनीय थे। पहरेदारों की तैनाती को 3 गुना किया जा सकता था, छतों को अवरुद्ध किया जा सकता था और माना सेंसर को कैलिब्रेट किया जा सकता था। लेकिन फिर सनस्टेप्स मार्केट आ गया। जैसे ही उसने 3 मंजिला प्लाजा में कदम रखा, उसे पता चल गया। यही समस्या थी। विक्रेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, छतों पर बैनर लटके हुए थे, लालटेन हवा में लहरा रही थी, बच्चे दुकानों के बीच भाग दौड़ कर रहे थे। हर स्तर पर ढलानें, सीढ़ियां और कुछ ऐसे स्थान थे जहां से कुछ दिखाई नहीं देता था। हथियार छिपाने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, ऊंचाई के बहुत सारे बिंदु हैं, निगरानी करने के लिए बहुत सारे नागरिक हैं। वो कुछ देर तक वहीं हाथ बांधकर खड़ा रहा और शाम के समय बढ़ती भीड़ को देखता रहा। तभी उन्होंने फोन किया। मुझे बाजार में अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए, उसने स्थानीय पुलिस कप्तान से तीखे और स्पष्ट स्वर में कहा। सामान्य गश्त से 3 गुना अधिक। साथ ही भीड़ की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक संक्षिप्त विराम और दोहरी पंक्तियां नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों की शिकायतों की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के पीछे खड़े न होने दें। अगर हम पीछे बैठे लोगों के हाथ नहीं देख पाएंगे, तो हम अंधेरे में बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ मौजूद एक गार्ड ने परंपरा और सार्वजनिक दृश्यता के बारे में कुछ बुदबुदाने की कोशिश की, लेकिन वाल्ट्री ने उसे बीच में ही रोक दिया। ड्रैगन की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। वो अपनी जगह पर घूमा और आसपास की इमारतों को फिर से ध्यान से देखने लगा। इस बार उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। साफ थ्रोइंग एंगल वाली ढलानदार छतें, ऐसे स्टॉल जिन्हें गिराकर अफरा तफरी मचाई जा सकती है। फव्वारे के पास की जाली ढीली पड़ी है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये सब, वे हमले को न्योता दे रहे थे, उसे रोक नहीं रहे थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद, यहां तक कि पंथ के सबसे कुशल आदमियों के तैनात होने के बावजूद भी, वाल्ट्री को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। खासकर तब जब धर्मी गुट और उनके सहयोगी सभी लोग नए ड्रैगन को मारना चाहते थे। विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक भी हत्यारा बचकर निकल जाए तो कल का उत्सव खून खराबे में तब्दील हो सकता है। जहां एक ओर वाल्ट्री कल के खतरे को लेकर आशंकाओं में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर वे और लियो रात के लिए आराम कर रहे थे, क्योंकि वे चुपचाप गुप्त प्रशिक्षण सुविधा से वापस सभ्यता की हलचल की ओर एक होवरक्राफ्ट में सवार होकर लौट रहे थे। शरद उत्सव से एक रात पहले 12वें वरिष्ठ ने अंततः उन दोनों को छुट्टी दे दी थी, जिससे उन्हें अगली सुबह अपने अपने कर्तव्यों पर रिपोर्ट करने से पहले आराम करने की अनुमति मिल गई थी। लियो आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था, बाहें क्रॉस की हुई थी, उसकी निगाहें दूर लेकिन शांत थीं, जबकि वेर उसके सामने बैठा था, आगे की ओर झुका हुआ था और दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई थीं। उसकी शारीरिक भाषा एक बेचैन तनाव को दर्शा रही थी जिसे वह पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रहा था। वो बार बार लियो की ओर चोरी छिपे देख रहा था, मानो सोच रहा हो कि बोले या न बोले। झिझक के मारे उसकी उंगलियां थोड़ी फड़क रही थीं। आखिरकार लियो ने भौहें उठाकर उससे सीधे पूछा, क्या बात है? इससे बांध टूट गया। जानते हो चचेरे भाई, वेर ने अपनी आवाज सामान्य से धीमी लहजे में और अधिक सोच समझकर बोलना शुरू किया। अखाड़े में जब तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ड्रैगन बनने के लिए सही हो, लगभग हर दिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। जब वे मुझसे हाथ हिलाने, मुस्कुराने, उपस्थित होने और भीड़ के सामने एक चमकती हुई शख्सियत बनने के लिए कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूं, जैसे मैं कोई ऐसा किरदार निभा रहा हूं जिसे किसी और को निभाना चाहिए था।
जैसे ही उसने ये कहा, उसके कंधे झुक गए और उसकी निगाहें जमीन पर टिक गईं, मानो जोर से कहने से बोझ और भी भारी हो गया हो। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि कल वे मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, वीर ने धीमी आवाज में कहना जारी रखा। वे भाषण, मुस्कान और आशा चाहते हैं, वे कोई प्रेरणादायक प्रतीक चाहते हैं, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं कभी नहीं था। वो एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से सांस छोड़ी। मैंने जाने ली है, युद्ध में नहीं, सम्मान के साथ नहीं। चौथे बुजुर्ग ने मुझे कुछ लक्ष्य सौंपे, जिनमें धर्मी गुट के जासूस, अपराधी, विद्रोही शामिल थे, जिनमें से कुछ की उम्र हमसे थोड़ी ही अधिक थी, और मैंने बिना किसी सवाल के उनकी बात मान ली। उनकी आत्माएं ईंधन बन गई, तीव्र शक्ति, सहज सामर्थ्य। इसी चीज ने मुझे बनाया है, न कि भाग्य ने, न ही वीरता ने। और अब वे मुझे किसी चुने हुए उद्धारकर्ता की तरह पेश करना चाहते हैं, जबकि मैं हमेशा से एक ऐसा हथियार रहा हूं जिसे किस्मत से सफलता मिल गई। मुझे कभी ड्रैगन बनने के लिए नहीं बनाया गया था। लियो ने पलकें नहीं झपकाईं। उसने शब्दों को हवा में स्थिर होने दिया, उन्हें इतनी देर तक वहीं रहने दिया कि वे सुनाई तो दें लेकिन उन पर दया न करें। अंत में उन्हें नजरअंदाज करने से पहले, ठीक है, उसने सहज भाव से कहा, मानो उसे इस बात पर जरा भी हैरानी न हुई हो। मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगा, लेकिन तुम किसी को मत बताना। वेर चौंक गया, पलकें झपकाईं। ओह! लियो थोड़ा आगे झुका, आवाज धीमी कर ली, उसकी आंखों में बनावटी गंभीरता झलक रही थी, जिससे उस क्षण का महत्व और भी बढ़ गया। यह एक शक्तिशाली मंत्र है, प्राचीन। ये केवल सबसे खतरनाक पागलों को ही सिखाया जाता है। वेया ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, उसे यकीन नहीं था कि लियो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उत्सुक था। और अगर मैं इसमें महारत हासिल कर लूं तो क्या होगा? लियो मुस्कुराया और अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। फिर तुम जो चाहो वो बन सकते हो। देखो, मेरी भी एक अजीब सी दूसरी पर्सनैलिटी है। वो शांत, हिसाब किताब करने वाला और सच में थोड़ा डरावना है, लेकिन वो असल में मैं नहीं हूं। वो है जो मैं हमेशा बनना चाहता हूं। वो और करीब झुक गया, मानो एक नाटकीय विराम आ गया हो। इसका गुप्त मंत्र है, जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक दिखावा करते रहें, क्योंकि वेर ने पलकें झपकाईं, फिर अविश्वास से हंसते हुए कहा, सच में? बिल्कुल सच कह रहा हूं, लियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर से पीछे झुक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन जैसा महसूस नहीं करते। जब तक तुम दिखावा करते रहोगे, ऐसे चलते रहोगे जैसे तुम ड्रैगन हो, ऐसे ही उस बोझ को ढोते रहोगे जैसे तुम उसी के लिए बने हो, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम अब दिखावा नहीं कर रहे हो। उसके बाद वेया में कुछ समय तक शांति छाई रही। फिर धीरे धीरे उसने खिड़की से बाहर राजधानी की दूर की रोशनी को देखा जो गोधूली बेला में टिमटिमाने लगी थी। जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक दिखावा करते रहें, है ना? यह आपकी सोच से कहीं बेहतर काम करता है, लियो ने कहा। और वैसे भी, वे अपने ड्रैगन के रूप में और किसे चुनेंगे? यकीनन आप मुझसे बेहतर विकल्प है। आखिरकार इससे वेर को हंसी आ गई। न तो जबरदस्ती की गई, न ही सुरक्षा का ध्यान रखा गया। बिल्कुल असली, जैसे जैसे उसका लियो पर भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता गया। अध्याय 482, तनाव, ग्रह वोर्थास, हैंगर बे क्षेत्र, सुबह का समय। लियो अपने चेहरे पर अभी भी आधी जम्हाई लिए हैंगर बे में पहुंचा। उसके जूते स्टील के फर्श पर क्लिक कर रहे थे क्योंकि रैंप की रोशनी ने उसे झुककर जाने वाले जहाज की ओर निर्देशित किया। उन्हें एक शांत, घटनाहीन यात्रा की उम्मीद थी, शायद रास्ते में कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल जाए। लेकिन तभी एक वर्दीधारी सैनिक ने उन्हें बोर्डिंग रैंप के पास रोक लिया। सर स्काईशेड, सैनिक ने सावधान मुद्रा में खड़े होते हुए कहा, आप अभी उड़ान नहीं भर सकते। कमांडर चार्ल्स ने नए आदेश जारी किए हैं। आपको तुरंत अपने परिवार के पास लौटने के लिए कहा गया है। लियो की भौहें थोड़ी सी उठी। क्यों? लगता है आपके परिवार ने कुछ दिन पहले संपर्क किया था, सैनिक ने जवाब दिया। आपका बड़ा भाई होश में है? ल्यूक स्काईशेड को लगभग 4 दिन पहले होश आया था। लियो जम गया, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। और फिर, जैसे ही शब्द उसके दिमाग में बैठे, उसकी भावनाएं भड़क उठी। उसके शरीर के चारों ओर एक कोमल नीली आभा फैलने लगी और वो एक चौड़ी मुस्कान के साथ खिल उठा। क्या वो जाग गया है? उसने फिर पूछा, इस बार धीमी और शांत आवाज में, मानो जोर से बोलने से यह बात सच हो जाएगी। जी हाँ, महोदय, आपके घर पर तैनात सभी गार्डों ने प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से इसकी पुष्टि कर दी है। हफ एक सांस जो उसने अनजाने में रोक रखी थी, निकल पड़ी, जिसके बाद उसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा। ठीक है, उसने धीरे से कहा, फिर सैनिक से ज्यादा खुद से सिर हिलाया। पायलट को मेरी माफी दे देना।
लेकिन मैं आज जुकटर नहीं जा रहा हूं। सच कहूं तो मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा और होवरक्राफ्ट शटल की ओर दौड़ा, उसके कदम हल्के हो गए। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। उसे अपने भाई को गले लगाने की बहुत जरूरत थी। इसी बीच राजधानी शहर के अन्य हिस्सों में शरद उत्सव की सुबह। मीठी रोटी और लकड़ी की पॉलिश की खुशबू सुबह सुबह गलियों में फैल गई, क्योंकि हजारों नागरिक अपने घरों से बाहर निकल आए, जो रेशम की कई परतों वाले वस्त्रों, रंगे हुए चेहरे के मुखौटे और औपचारिक कमरबंद से सजे हुए थे। उत्तरी द्वार से लेकर केंद्रीय चौक तक राजधानी शहर जीवंत प्रतीत हो रहा था। बच्चे अपने सिर से बड़े आकार के ड्रैगन मास्क पहने गलियों में दौड़ रहे थे। विक्रेता फलों की नक्काशी, रंगे हुए कपड़े और चमकीली अगरबत्ती की मालाओं से सजी गाड़ियां लेकर घूम रहे थे। छतों पर पंथ के प्रतीक चिन्ह वाले झंडे लगे हुए थे, नए ढाले गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें गर्व से लहराया जा रहा था। ड्रैगन सेना के नए रंगरूट, जिनमें से अधिकांश स्थानीय लोग थे जिन्होंने भविष्य में ड्रैगन के हमलों में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया था, अपने चमकीले साजो सामान में गर्व से खड़े थे, क्योंकि वे दिन में बाद में होने वाले अपने समन्वित प्रदर्शन का पूर्वाभ्यास कर रहे थे। निष्ठा की एक साधारण प्रतिज्ञा के रूप में जो शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे युद्ध संरचनाओं, मायावी मंत्रों और हवा में सलामी के एक पूर्ण तमाशे में बदल गया, जो सभी पूर्णता के साथ कोरियोग्राफ किए गए थे। फिर भी योजना बनाने वाले वे अकेले नहीं थे। आम लोगों ने भी अपने स्तर पर कुछ आश्चर्यजनक आयोजन किए थे। सनस्टेप्स मार्केट के पास पीपुल्स थिएटर के बुजुर्ग अभिनेताओं का एक समूह ड्रैगन नोआ द्वारा वोर्थास की पौराणिक मुक्ति को दर्शाने वाले एक नाटक का पूर्वाभ्यास कर रहा था, जिसमें लकड़ी की तलवारें, हाथ से बने सींग और एक बाल कलाकार एक बहुत ही रहस्यमय 12वें बुजुर्ग की भूमिका निभा रहा था। उनके सामने एक और मंडली दो देवताओं का दिन नामक एक छोटा सा दृश्य तैयार कर रही थी, जिसका उद्देश्य उस समय को सम्मानित करना था जब भगवान सोरोन ने अकेले ही एक दैवीय आक्रमण को विफल कर दिया था, जो स्पष्ट रूप से अतिरंजित था, लेकिन फिर भी उसे उतना ही उत्साह मिला। रास्ते में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी प्रांतों के सांस्कृतिक नर्तक चौक में नंगे पैर रेशमी पट्टियां बांध रहे थे और वार्म अप कर रहे थे, जबकि संगीतकार छायादार स्टालों के नीचे हाथ से बजाए जाने वाले ड्रमों और चमकती बांसुरियों को ट्यून कर रहे थे। और समापन समारोह के लिए आतिशबाजी की व्यवस्था की गई थी, जिससे आसमान में पंथ का प्रतीक चिन्ह जगमगा उठे, और यह आतिशबाजी तब शुरू होने वाली थी जब परेड सेंट्रल स्क्वायर पर पहुंचेगी। वोर्थास ने 3 दशकों से अधिक समय में इतना बड़ा उत्सव नहीं देखा था, और यहां मौजूद कई लोगों के लिए ये सिर्फ वही के बारे में नहीं था। यह आस्था के बारे में था, आशा के बारे में, अंततः इस बात का एहसास होना कि उस पंथ का शासन केवल धर्मग्रंथों में लिपटा हुआ कष्ट नहीं था, क्योंकि आज का दिन उनके नए मसीहा के साथ जश्न मनाने का दिन था। आज का दिन वो दिन था जब उन्होंने सड़कों पर एक बार फिर अपना गौरव लौटते हुए महसूस किया। इसी बीच वेयर और वाल्ट्री परेड शुरू होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था, इसलिए वही को जल्दी से ड्रैगन को सौंपे गए लाल औपचारिक वस्त्र पहना दिए गए। उसके कंधों पर सुनहरे पैटर्न से सिला हुआ एक ऊंचा कॉलर वाला लबादा था, जबकि पंथ के प्रतीक चिन्ह वाला एक आधा लबादा उसकी कमर से लटका हुआ था। जब परिचारकों ने अंतिम कुंडी लगाई तो वह स्थिर खड़ा रहा, उसकी मुद्रा अकड़ी हुई थी, उसके चेहरे के भाव भावहीन थे। वो बिल्कुल एक कहानी की किताब के नायक की तरह लग रहा था जिसे वास्तविकता में धकेल दिया गया हो। इसमें तो मैं अपने हाथ भी मुश्किल से हिला पा रहा हूं, कमर घुमाने की तो बात ही छोड़ो, ये बहुत सख्त है। वेर असहज होकर करवट बदलते हुए बुदबुदाया, जबकि वाल्ट्री चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा। उसकी निगाहें स्थिर थीं, और उसकी सामान्य गंभीरता के पीछे चिंता साफ झलक रही थी। अगर यह उसके हाथ में होता तो वेयर कभी भी ऐसे वस्त्र पहनकर बाहर नहीं निकलता जिससे आत्मरक्षा करना मुश्किल हो जाता, लेकिन ये चुनाव उसके हाथ में नहीं था। 12वें एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से अपने ही स्वरूप के अनुरूप पोशाक का चयन किया था, और वाल्ट्री के पास आपत्ति करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी अपने वस्त्रों को एक तरफ रख देने के बावजूद कुछ गहरा उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, एक खामोश बेचैनी जो पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं की, बस एक हाथ तलवार के पास रखा। उसकी इंद्रियां तेज थी, उसकी सहज प्रवृत्ति सतर्क थी। आज कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। आज का उत्सव बहुत खुला हुआ, बहुत शोरगुल वाला और बहुत अनिश्चित था। लेकिन आज के आयोजन की प्रकृति और चुनौती ने उनके काम को नहीं बदला। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ड्रैगन की रक्षा करनी ही थी, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। लॉर्ड वे, यदि आप तैयार हैं तो क्या आप कृपया नीचे कॉमन हॉल में जा सकते हैं? 12वें एल्डर चाहते हैं कि आप स्थानीय संघ के नेताओं से मिलें।
वे आज आपके साथ उत्सव रथ पर सवार होंगे। एक परिचारक ने अनुरोध किया, जिस पर वही ने आह भरकर अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अब यही उसका जीवन था। अगर वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता तो उसे एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में घसीटा जा रहा होता, क्योंकि ड्रैगन होने का मतलब यही भी था। अध्याय 483 परेड का प्रारंभ। वेर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वो एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर अकड़कर बैठे थे, जबकि उनके चारों ओर संघ के नेताओं का आधा समूह उत्साहपूर्वक बातें कर रहा था। उनकी निगाहें एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर घूमती रहीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जरूरत पड़ने पर सिर हिलाया, जरूरत पड़ने पर मुस्कुराया, और जब कोई विशेष रूप से उत्साहपूर्ण जानकारी देने के लिए आगे झुका तो कभी कभार सहमति में हल्की सी आवाज निकाली। ब्लैकस्मिथ यूनियन ड्रैगन की सेना 12वें एल्डर का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस क्षण उन्हें हमारी आवश्यकता होगी, मेरे आदमी उत्पादन कोटा पूरा करने के लिए दिन रात बिना रुके काम करने को तैयार है। हमने अपने नियंत्रण में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना शुरू कर दिया है, एक अन्य नेता ने अपनी कमीज ठीक करते हुए कहा। जंगली जंगलों से अधिकाधिक हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त किया जा रहा है। यदि मौसम अनुकूल रहा और नई सिंचाई नहरें समय पर बन गई तो अगले वर्ष हमारी उत्पादन संख्या में 10 से 15% की वृद्धि होनी चाहिए। उनकी आवाजें आपस में घुल-मिल गईं। योजनाएं, वादे, प्रतिज्ञाएं, ये सब अटूट गर्व और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। लेकिन वेर को ये सब अजीब तरह से दूर का लग रहा था। वो सबके केंद्र में एक तराशी हुई मूर्ति की तरह बैठा था। न तो उसमें इतना ज्ञान था कि वो कुछ योगदान दे सके, न ही इतना सौभाग्यशाली कि उसे जाने की अनुमति मिल सके। ऐसा नहीं था कि वो उन्हें नापसंद करता था, बस इतना था कि उसने इन सब चीजों के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। वो एक योद्धा था, उसका काम युद्ध करना था, लेकिन फिलहाल हालात युद्ध जैसे बिल्कुल नहीं थे। व्यक्तिगत तौर पर संख्याओं, हेक्टेयर और आपूर्ति श्रृंखलाओं का उनके लिए कोई खास महत्व नहीं था। फिर भी उन्होंने सुना, क्योंकि ड्रैगन को सुनना ही था, क्योंकि वह भी उस भूमिका का एक हिस्सा था। मेरे प्रभु, समय आ गया है, उत्सव रथ तैयार है। एक कोमल आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, जब एक सेवक ने 12वें बुजुर्ग के सामने सिर झुकाया, जिन्होंने अपने नकाबपोश हेलमेट के पीछे से चुपचाप सिर हिलाकर अभिवादन किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांति से बाकी लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वेर चुपचाप खड़ा रहा। अपने वस्त्रों के भार के कारण उसकी चाल स्थिर थी, जबकि वाल्ट्री उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर बाद संघ के नेता भी उसके पीछे पीछे चले, अपनी कमरबंद ठीक करते हुए और अपनी मुद्रा सीधी करते हुए, मानो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की तैयारी कर रहे हों। वे सब एक साथ कॉमन हॉल से बाहर निकले और बाहर इंतजार कर रहे विशाल चबूतरे की ओर चल पड़े। उत्सव रथ एक भव्य परिवहन पोत की तरह निर्मित एक गतिशील औपचारिक मंच, जिसकी छत खुली हुई थी, जिसमें सुनहरी रेलिंग लगी हुई थी और चारों ओर से गहरे लाल रंग के झंडे लहरा रहे थे। ये किसी पौराणिक कथा से निकाली गई वस्तु की तरह लग रहा था, जिसे उत्सव की रोशनी से सजाया गया हो। वह मंच पर चढ़ गया। उसके साथ 12वें एल्डर, वाल्ट्री, एल्डर के निजी अंगरक्षक और सभी 9 संघ नेता भी शामिल हो गए, और उनमें से प्रत्येक ने ऊपरी डेक पर अपनी जगह पा ली। इंजन में हलचल हुई और धीरे धीरे रथ चलने लगा। उसके पहिए 12वें बुजुर्ग के निजी कक्ष के लोहे के फाटकों से गुजरते हुए मुख्य जुलूस मार्ग पर आ गए, जहां हजारों लोग एकत्रित थे। और तभी भीड़ ने उसे देख लिया, अजगर। इसके बाद जो गर्जना हुई वह तत्काल और कान फाड़ देने वाली थी। प्रोत्साहित करना, चीखें जैसे ही जुलूस पूरी तरह से शुरू हुआ, वहां मौजूद हर आम आदमी के गले से उत्साहपूर्ण जयकारे गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़े, जिसके केंद्र में वेर शहर शान से खड़ा था। फूलों की पंखुड़ियां रंग बिरंगे छटा बिखेरते हुए हवा में उड़ने लगीं। जैसे ही पूरे परिवार बैरिकेड्स की ओर उमड़ पड़े, बेहतर नजारा पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। कुछ लोग बच्चों को कंधों पर उठा रहे थे, जबकि अन्य लोग इस दृश्य को देखकर खुशी से रो रहे थे। बुजुर्ग महिलाएं प्रार्थना की माला को कसकर पकड़े हुए, कांपते हाथों से सिर झुकाकर उस पीढ़ी के लिए आशीर्वाद फुसफुसा रही थीं, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे उसे देखने के लिए जीवित रहेंगी। युवा पुरुषों ने गर्व से कर्कश आवाजों में युद्ध के नारे लगाए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब भी ड्रैगन पंथ के लिए एक नया ग्रह हासिल करेगा, वे बेहोश होने तक शराब पिएंगे। दुकानदारों ने अजगर की एक झलक पाने के लिए अपनी दुकानें छोड़ दी। कलाकारों ने छतों से ताबड़तोड़ रेखाचित्र बनाए ताकि उस क्षण को अमर कर सकें। रथ जहां भी गया, ऐसा लगा मानो सपना हकीकत से टकरा रहा हो। यहां मौजूद अधिकांश लोगों के लिए ये जीवन में एक बार देखने लायक नजारा था।
एक पवित्र हस्ती जिसे न तो प्रसारण के माध्यम से देखा गया था और न ही कहानियों के माध्यम से, बल्कि वो सांस ले रही थी, हाथ हिला रही थी, 50 फीट से भी कम दूरी पर खड़ी थी। वेर मुस्कुराया, उसने हाथ हिलाया, उसने नियति में जन्मे नेता के आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। लेकिन भीतर ही भीतर उसके विचार शांत कांच के नीचे तूफानी पानी की तरह उथल पुथल मचा रहे थे। क्या ड्रैगन होने का एहसास ऐसा ही होना चाहिए था? उसने उनकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा का भाव देखा। उनके मुंह विश्वास से खुले हुए थे। उनकी जयकारे इतने तीव्र थे कि उनकी आवाजें कानों को बहरा कर देने वाली थीं। फिर भी वो उस विचार को शांत नहीं कर सका जो पत्थर की तरह उसके गले से चिपका हुआ था। वे सोचते हैं कि मैं कोई और हूं, जबकि मैं वास्तव में वह नहीं हूं। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है जबकि मैंने इसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसके होठों पर मुस्कान कभी नहीं रुकी, उसका हाथ कभी नीचे नहीं गिरा, लेकिन हर परिपूर्ण हावभाव के पीछे वो खुद से एक खामोश फुसफुसाहट कर रहा था। जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक दिखावा करते रहें, वे बस दिखावा करते रहो, और शायद एक दिन ये सब बनावटी नहीं लगेगा। उसके पीछे वाल्ट्री अपनी तलवार की मूठ पर एक हाथ हल्के से रखे खड़ा था। उसकी आंखें तेज और चौकस थीं। उसने खुशी में हिस्सा नहीं लिया, उसने हाथ नहीं हिलाया, वो मुस्कुराया भी नहीं। जब भी कोई हद से ज्यादा झुक जाता, जब भी भीड़ का कोई सदस्य तेजी से आगे बढ़ता, जब भी रोशनी में धातु की कोई चमक दिखाई देती, उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती और उसकी मांसपेशियां प्रहार करने के लिए तल्लीन हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन झूठे अलामों में से कोई भी वास्तव में दुश्मन नहीं था। बस कुछ धर्मनिष्ठ नागरिक जो अजगर को देखकर थोड़े पागल हो गए थे। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने स्थानीय गार्डों को बार बार कहा कि उन्हें दोहरी कतारें नहीं बनने देनी चाहिए, लेकिन इस भीड़ में कोई अनुशासन नहीं है। ये तो पूरी तरह से सुरक्षा का बुरा सपना है, उसने गुस्से में दांत पीसते हुए बुदबुदाया। और फिर भी, अपनी तमाम कुंठा के बावजूद, उन्होंने आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा करना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक बार भी अपनी तलवार निकालना ऐसी अराजकता पैदा कर सकता है जो नियंत्रण से परे जा सकती है। इसलिए वो सांस लेता रहा, देखता रहा, क्योंकि चाहे उसे पसंद हो या ना हो, वो ड्रैगन और उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच अंतिम ढाल था। और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। अध्याय 484, जीवित और घर। इस बीच स्काईशिड मैंशन जैसे ही परेड शुरू हुई, लियो ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लिए हुए ल्यूक के मेडिकल रूम का दरवाजा खोल दिया। क्लिक करे। स्काईशिड मैंशन में वापस आते ही उसका शरीर उसके विचारों से भी तेज गति से चलने लगा था, क्योंकि वह अपने भाई को फिर से जागते हुए देखने के लिए एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता था। कदम कदम जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके अवचेतन मस्तिष्क ने कमरे के वातावरण को महसूस किया, और यह भी कि आधे खुले हुए सनब्लाइंड्स के साथ ये कितना शांत दिख रहा था। हालांकि उनके सक्रिय मस्तिष्क ने ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां बैठा हुआ, तकियों के ढेर के सहारे, कमर पर कंबल ओढ़े हुए और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान लिए, उसका भाई पूरी तरह से होश में, पूरी तरह से जीवित और स्पष्ट रूप से खुद जैसा था। काफी देर लगा दी तुम्हें, ल्यूक ने एक तरफा मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें लियो की आंखों में इस तरह टिकी हुई थीं मानो उनके बीच कुछ भी नहीं बदला हो। हाँ, वो बात, लियो ने जवाब दिया, लगभग लड़खड़ाते हुए उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, दांत दिख रहे थे, आंखें चमक रही थी, एक ऐसा भाव जो केवल परिवार ही उसके चेहरे पर ला सकता था। दर्द कितना है? क्या तुम हिल डुल सकते हो? क्या तुम उस पट्टी के नीचे ठीक हो? उसने जल्दी से पूछा, ल्यूक के पट्टी बंधे धड़ की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज उत्साह से भर उठी। तुम मुझे गले लगा सकते हो, ल्यूक ने सहमति जताते हुए कहा। चिंता को पनपने से पहले ही उसने उसे दूर कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि लियो किस बात का संकेत दे रहा था। आलिंगन बिना कुछ और कहे, लियो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा अपने भाई की छाती में इस तरह छिपा लिया जैसे वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। जबकि ल्यूक ने घरघराहट भरी खांसी और हल्की हंसी निकाली, क्योंकि उसके फेफड़ों से हवा एक झटके में निकल गई। ओ ए, शांत हो जाओ, मैं अभी भी ठीक हो रहा हूँ, बेवकूफ, ल्यूक हंसी के बीच बुदबुदाया, और लियो द्वारा उसे और कसकर गले लगाने पर वो थोड़ा सिकुड़ गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, लियो ने कांपती हुई आवाज में कहा। तभी ल्यूक ने धीरे से अपने भाई की पीठ पर हाथ रखा और उसे तब तक थपथपाया जब तक वह शांत नहीं हो गया। ल्यूक भी छुपके से लियो की ही तरह महसूस करता था, डरा हुआ, राहत महसूस कर रहा, खुश, असुरक्षित।
हालांकि बाहरी तौर पर उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। आखिरकार वह बड़ा भाई था और इसलिए अपने छोटे भाई के सामने कमजोर दिखना ऐसी बात थी जिसे वह कभी भी खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर हूं, ल्यूक ने कहा और बेहोश होने से ठीक पहले ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल करने का प्रदर्शन किया, जिस पर लियो ने उपहास उड़ाया। जब वो और ल्यूक टेरा नोवा ऑनलाइन में सिर्फ गेमर के तौर पर मेहनत कर रहे थे, तब ग्रैंडमास्टर उनके लिए ताकत की चरम सीमा जैसा लगता था। एक ऐसा रैंक जो इतना ऊंचा था कि उनके जानने वालों में से कोई भी वास्तव में वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। पूरे गेम में सबसे शक्तिशाली एनपीसी एक ग्रैंडमास्टर स्तरीय ड्रैगन था और यह व्यवहारिक रूप से अजेय था, एक ऐसा विशालकाय जीव जो बिना खरोंच खाए पूरे शहरों को नष्ट करने में सक्षम था। उस समय वे दोनों मजाक में कहते थे कि अगर वे कभी ग्रैंडमास्टर रैंक तक पहुंच गए तो वे गेम की दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, हर हिस्से पर अपना दबदबा कायम करेंगे और पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। लेकिन ये सब उन बच्चों के भोले भाले सपने ही निकले, जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि असल दुनिया में ग्रैंडमास्टर रैंक कितनी कमजोर है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सिमुलेशन को छोड़कर वास्तविक दुनिया में कदम रखा, उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। ब्रह्मांडीय शक्ति के विशाल पैमाने पर ग्रैंडमास्टर को कुलीन भी नहीं माना जाता था और ग्रैंडमास्टर स्तर पर बैठे लोग वास्तव में शक्तिशाली लोगों की नज़र में निचले स्तर के लोगों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वाह, तुम वाकई ताकतवर हो भाई, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लियो ने स्वीकार करते हुए ल्यूक के कंधे पर हल्के से थपथपाया, जिससे ल्यूक के चेहरे पर तारीफ की एक अलग ही मुस्कान आ गई। आप भी कुछ कम नहीं है, सर्किट चैंपियन। जब मैं रेड आर्मी से भाग रहा था तब मैंने आपको काफी भीड़ का मनोरंजन करते देखा। आपने मुझे गर्व महसूस कराया, ल्यूक ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, जबकि रेड आर्मी का जिक्र सुनकर लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। लाल सेना, उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया, क्योंकि यह नाम उसके दिमाग के किसी कोने में गूंज उठा। उन्हें याद आया कि उन्होंने उनके बारे में रोडोवा मिलिट्री अकादमी में सुना था जब छात्रों का एक समूह कैफेटेरिया में उस दुष्ट पंथ के बारे में चर्चा कर रहा था। उनकी स्मृति के अनुसार रेड आर्मी सार्वभौमिक सरकार के अधीन एक विशेष सैन्य प्रभाग था, जिसका गठन केवल एक ही उद्देश्य के लिए किया गया था, और वह था भाग रहे पंथ के संचालकों का पीछा करना। कल्ट हंटर्स के उपनाम से मशहूर, वे खोजकर्ताओं और हत्यारों की एक निर्दयी विशिष्ट इकाई थे जो जरूरत पड़ने पर वर्षों तक अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए कुख्यात थे। जब तक कि वे उन्हें खत्म करने में सफल नहीं हो जाते थे तब तक वे रुकते नहीं थे। भाई, तुम रेड आर्मी के संपर्क में कैसे आ गए? क्या तुम्हें पंथ की सुरक्षा में प्रशिक्षण नहीं लेना था? लियो ने पूछा। उसकी आवाज अब और भी तीखी हो गई थी और ल्यूक स्पष्ट रूप से सहम गया, मानो इस सवाल ने उसे बुरी तरह से आहत कर दिया हो। मैं उस पंथ के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, ल्यूक ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण और अनिश्चित थी, क्योंकि उसके सिर में एक हल्का दर्द उठ रहा था, जो जितना अधिक वह इसके बारे में सोचने की कोशिश करता, उतना ही बढ़ता जा रहा था। सच कहूं तो मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं रेड आर्मी में कैसे शामिल हुआ। सब कुछ अभी भी मेरे दिमाग में धुंधला सा है, ल्यूक ने धीमी और विचारशील आवाज में कहा। लेकिन मुझे इतना याद है कि लगभग 1 साल तक लगातार मेरा पीछा किया गया। उन्होंने शब्दों को समझने के लिए कुछ देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। मैं चाहे जितनी दूर भाग जाऊं, वे हमेशा मेरे करीब आने का रास्ता ढूंढ लेते थे। मैंने एक भयावह जीवन जिया है, लियो, ऐसा जीवन जिसे आप बयान नहीं कर सकते। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं इस डर के बिना चैन से सो सका कि कहीं मेरी हत्या न हो जाए। एक भी खाना ऐसा नहीं था जिसे मैं इस चिंता के बिना पूरा कर सकूं कि कहीं एक ही जगह पर ज्यादा देर तक रहने से मेरा पीछा न किया जाए और मुझ पर हमला न कर दिया जाए। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा गई, ये याद उसके मन पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ रही थी। वो एक कठिन समय था, कई बार ऐसा लगा कि मैं सचमुच जिंदा नहीं बच पाऊंगा, उसने कहा, आखिरी हिस्सा लगभग फुसफुसाते हुए, क्योंकि लियो ने उसके कंधों को कसकर दबाया और उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। मतलब, तुम बच गए, भाई, और अब तुम घर वापस आ गए हो, लियो ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा, और ल्यूक ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ, ये सच है, मैं जीवित हूँ, और मैं घर पर हूँ। अध्याय 485, शंकाएं। लियो ने ल्यूक के साथ कुछ और घंटों तक बातचीत की, दोनों भाई हंसे, पुरानी यादें ताज़ा की और उन सभी हल्की फुल्की बातों पर चर्चा की जो वे पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाए थे। ल्यूक को लियो की यात्रा की कहानी सुनते हुए गर्व के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ, खासकर जब उसने देखा कि लियो ने अपने परिवार के लिए किस तरह का घर सुरक्षित किया था।
जो उच्च स्तरीय वास्तुकला, बेहतरीन चिकित्सा देखभाल और सैन्य ठिकानों को टक्कर देने वाली सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित था। हालांकि लियो ने उस प्रशंसा को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उनके मन में वास्तव में जो बात छाई हुई थी वह थी ल्यूक की कहानी के अंश, विशेष रूप से लाल सेना से भागते हुए उनके जीवन के बारे में। ल्यूक ने कभी इसका सीधा स्पष्टीकरण नहीं दिया, फिर भी जब भी वह अपने द्वारा झेली गई भयावहताओं का जिक्र करता था, लियो चुपचाप ध्यान से सुनता था और इशारों में छिपे अर्थ को समझने की पूरी कोशिश करता था। ल्यूक की कहानी में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में ठीक से बैठ नहीं रहा था, क्योंकि चाहे वो इसे पूरी तरह से सच मान लेने की कितनी भी कोशिश करे, विवरण इतने बेमेल लग रहे थे कि सच नहीं हो सकते थे। ल्यूक को ये ठीक से याद नहीं था कि किन ग्रहों से होकर उसका पीछा किया गया था। वो अक्सर महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ देता था या सामान्य शब्दों में बात करता था। उन्होंने अपने पीछा करने वालों को ज्यादातर मास्टर या ग्रैंड मास्टर स्तर के एजेंट बताया, लेकिन लियो को इस बात पर संदेह होने लगा। आखिरकार लाल सेना विशेष ट्रैकर्स और उच्च स्तरीय हथियारों को तैनात करने के लिए जानी जाती थी, इसलिए यह संभव नहीं लगता था कि उन्होंने 1 साल तक उसका पीछा किया हो, फिर भी तस्वीर में ग्रैंडमास्टर से ऊपर के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया हो। फिर भी उसने जोर से कुछ नहीं कहा। वो ल्यूक के ठीक होने के दौरान उसे और अधिक तनाव में डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो जानता था कि ल्यूक झूठ नहीं बोल रहा था। जब वो बोल रहा था तो उसके चारों ओर कोई काला प्रभामंडल नहीं था, इसलिए कम से कम उसने जो कहा वह वही था जिसे वो सबसे अच्छी तरह सच मानता था। लेकिन फिर भी पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, और लियो जानता था कि उसे बिना किसी को आगाह किए वास्तव में क्या हुआ था, इसकी और अधिक जांच करने की जरूरत है। ल्यूक से बातचीत खत्म करने के बाद लियो नीचे लिविंग रूम में चला गया, जहां परिवार के बाकी सदस्य टीवी के सामने इकट्ठा होकर चल रही ड्रैगन परेड का सीधा प्रसारण देख रहे थे। तो कैसा रहा? क्या तुम दोनों ने हालचाल पूछा? एलेना ने उत्साह से भरी आंखों से पूछा, जिसके जवाब में लियो ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हमारी अच्छी बातचीत हो गई, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और लिविंग रूम के पुरुषों वाले हिस्से में बेन और जेकब के बीच बैठ गया। पिताजी, हमें बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा और टेलीविजन की ओर देखते हुए घुटनों के बल आगे झुक गया। ल्यूक के बताए गए घटनाक्रम के बारे में कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि परेड पर ध्यान केंद्रित कर रही महिलाओं को कोई परेशानी न हो। ओह, जेकब ने जवाब दिया, उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थीं। बिना उचित प्रशिक्षण के किसी के लिए भी 1 साल से अधिक समय तक रेड आर्मी से बच निकलना लगभग नामुमकिन है, लियो ने गंभीर और संयमित स्वर में कहना शुरू किया। लेकिन उससे भी ज्यादा समझ से परे है उसका ये कहना कि उसका पीछा मास्टर और ग्रैंड मास्टर स्तर के एजेंट कर रहे थे। खासकर यह बात मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अगर लाल सेना ने वाकई उसके वंश की वजह से उसे संदिग्ध माना होता, तो वे खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक असाधारण स्तर के जासूस को भेजते, और अगर उन्होंने तुरंत किसी को नहीं भी भेजा होता, तो भी 3 महीने से अधिक समय तक भागते रहने के बाद उसके जीवित रहने से जवाबी कार्रवाई तेज हो जानी चाहिए थी। तब तक वे निश्चित रूप से किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भेज चुके होते। वो सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी बाहों को मोड़ लिया और उसकी नजरें वापस स्क्रीन पर चली गईं। पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए अगले कुछ दिनों में ल्यूक से बातचीत करते हुए सहज भाव से जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। धीरे धीरे इसे जोड़कर देखो, लियो ने नर्म आवाज में कहा, और जेकब ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना ही काम समझ आ गया था। और इसी के साथ लियो भी बाकी लोगों की तरह अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। उसकी निगाहें वापस प्रसारण की ओर चली गईं, मानो अभी अभी किसी गंभीर विषय पर चर्चा हुई ही न हो। मू फैन एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी, जो केवल उसके चारों ओर धीरे धीरे टिमटिमाती हुई आधा दर्जन तैरती हुई स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। जब वह आगे झुकी तो उसकी कुर्सी से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। एक हाथ से वह निगरानी पैनल पर फ्रीक्वेंसी डायल को समायोजित कर रही थी, दूसरा हाथ उसकी कनपटी पर टिका था। उंगलियां हल्की बेचैनी में उसकी खोपड़ी पर थपथपा रही थीं। और फिर वह आ गया। लियो की आवाज शांत, गंभीर, लेकिन स्पष्ट रूप से तीखी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही लियो और जेकब के बीच की बातचीत बेन के कान में लगे इम्प्लांट में सावधानीपूर्वक लगाए गए माइक्रोफोन के माध्यम से सुनाई दी, वह सीधी होकर बैठ गई। यह माइक्रोफोन एल्डर ने विशेष रूप से स्काईशेड परिवार की जासूसी करने के लिए लगाया था। पहले तो उसने बिना किसी भावना के सुना, लेकिन जैसे जैसे लियो के शब्द अधिक विस्तृत और सटीक होते गए, उसकी सांसें थम गईं।
जब तक उसने कहा, तो अगले कुछ दिनों में ल्यूक से जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। तब तक वो पहले ही अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसकी उंगलियां तेजी से होलोग्राफिक कीबोर्ड पर चली और उसने आंतरिक अलर्ट सिस्टम को खोल दिया। धत तेरे की, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी निगाहें टाइम स्टैम्प वाले ट्रांसक्रिप्ट पर टिक गईं और उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। मैंने उन बेवकूफों से कहा था कि लियो के परिवार से पंगा लेना एक विनाशकारी विचार होगा, लेकिन नहीं, एल्डर कभी सुनता ही नहीं। वो स्क्रीन को घूर रही थी, उसका जबड़ा कसा हुआ था, दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे वह रेंगती हुई, घुटन भरी अनुभूति हो रही थी जो उसे हमेशा तब होती थी जब हालात बेकाबू होने वाले होते थे। अब उसे लाल सेना वाली कहानी पर यकीन नहीं रहा। उसे हमारे बारे में पहले से ही पता चल गया है। अगर वो और छानबीन करता रहा तो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और बात अधूरी छोड़ दी। उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। एक तीखी, चुभने वाली आशंका उसके सीने में दौड़ गई और बिजली के झटके की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी में फैल गई। कुछ बुरा होने वाला था, और अगर वे अब हरकत में नहीं आए, अगर लियो के सब कुछ समझने से पहले उन्होंने अपने निशान नहीं मिटाए। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने सुरक्षित चैनल पर एक उच्च प्राथमिकता वाली चेतावनी भेजी। कोड ब्लैक। लियो स्काईशेड ने पुनर्निर्माण के बाद की घटनाओं का विश्लेषण शुरू कर दिया है। पारिवारिक वृतांत खतरे में है। तत्काल नियंत्रण प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन और संभावित स्मृति अवरोध विकृति की अनुशंसा की जाती है। एल्डर से सामरिक मार्गदर्शन का अनुरोध किया जाता है। संदेश भेज दिया गया। मोफैन अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी, जबकि निगरानी उपकरणों की हल्की गूंज पृष्ठभूमि में धीमी गति से सुनाई दे रही थी। इसका अंत सुखद नहीं होने वाला था, और उसे इसका एहसास हो रहा था। अध्याय 486, सनस्टेप्स मार्केट की ओर अग्रसर। इसी बीच शरद उत्सव परेड। वेयर को ले जा रहा रथ बिना किसी बाधा के सनस्टेप्स मार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। पिछले 3 क्षेत्रों से इसकी प्रगति ने कई लोगों को झूठी सहजता का एहसास दिला दिया था। इस समय तक 12वें एल्डर के रक्षक, जो कभी सख्त और सतर्क थे, स्पष्ट रूप से आराम करने लगे थे। उनके कंधे कम तनावग्रस्त थे, उनकी संरचनाएं थोड़ी ढीली हो गई थीं, मानो उत्सव का माहौल धीरे धीरे उनके अनुशासन में समा गया हो। वे अब ऊपर से कभी कभार गिरने वाले रंगीन कागज के टुकड़ों की अचानक बौछारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, और न ही वे उन बच्चों को डांटने में विशेष रुचि रखते थे जो चमकती आंखों और बेफिक्र मुस्कान के साथ ड्रैगन के रथ के बगल में दौड़ रहे थे, और प्रत्येक बच्चा जुलूस को एक क्षणिक चमत्कार की तरह मान रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बड़ी चूक थी। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ के साथ हर छोटी छोटी बात को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। अब तक कोई बड़ी घटना न होने के कारण अन्य गार्डों ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम करनी शुरू कर दी। लेकिन वाल्ट्री नहीं। वाल्ट्री ने अपना रुख नहीं बदला, नहीं उसकी निगाहें कभी पूरी तरह से स्थिर हुई, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसकी सावधानी और गहरी होती जा रही थी, खासकर अब जब वे सनस्टेप्स मार्केट के करीब पहुंच रहे थे। 12वें एल्डर के आदमियों के विपरीत, जो उत्सव में मग्न होने लगे थे, वाल्ट्री दृढ़ता से सतर्कता में स्थिर रहा। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी मुद्रा सख्त थी, मानो वह हर छाया के पीछे से खतरे के उभरने की उम्मीद कर रहा हो। यहाँ सनस्टेप्स मार्केट में सड़क के दोनों ओर दर्शकों की कतारें एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं, जो उत्सुक चेहरों का एक गलियारा बना रही थीं, और हर चेहरा उस भव्य रथ की ओर झुका हुआ था जिसमें ड्रैगन और एल्डर दोनों विराजमान थे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक अलग ही चमक थी, ठीक वैसी ही चमक जो बच्चों की आंखों में तब दिखती है जब वे किसी ऐसी कहानी के चरमोत्कर्ष के करीब पहुंचते हैं जिसे उन्होंने 100 बार सुना हो और जिसे वे अब भी बहुत पसंद करते हों। चीख जैसे ही रथ का अगला हिस्सा चौक के मध्य में पहुंचा, वो अचानक रुक गया। नागरिकों ने आपके लिए एक सरप्राइज नाटक तैयार किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। 12वें बुजुर्ग ने वेर के कान में फुसफुसाया, उनकी आवाज में गर्व झलक रहा था। ठीक उसी समय औपचारिक ढोल की पहली गड़गड़ाहट खुले आसमान में गूंज उठी। धुआं ड्रम गहरे लाल रंग के कवच पहने कलाकारों की एक लहर सटीकता और ऊर्जा के साथ चौक के केंद्र में आ पहुंची। उनके आंदोलनों को लगभग पूर्णता के साथ कोरियोग्राफ किया गया था, जबकि भीड़ का ध्यान एक साथ उस ओर चला गया, जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला जाता है। यह वोर्थास का नाटक था, ग्रह वोर्थास की प्रसिद्ध मुक्ति का एक स्मारक पुनर्मंचन, जहां पूर्व ड्रैगन नूह ने कथित तौर पर मात्र 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन सेना का सामना किया था, जिसका आकार उससे दोगुना था। अभिनेताओं ने अतिरंजित अभिनय में खुद को झोंकने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। नाटकीय लड़ाई में उनके अंग बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे, और उनकी आवाजें भावुक घोषणाओं में ऊंची उठ रही थीं जो पैरोडी की सीमा तक पहुंच रही थीं।
मायावी जादू के तहत विशालकाय तलवारें चमक रही थीं, मायावी चिताएं नियंत्रित प्रकाश की किरणों से झिलमिला रही थीं, और गिरने वाला हर दुश्मन कर्कश चीखों और तड़पते हुए मर रहा था, मानो उसे किसी कोरियोग्राफी के बजाय स्वयं भाग्य ने मार डाला हो। कुछ दर्शकों ने जयकारे लगाए, कुछ अन्य नाटकीयता पर हंसे, अधिकांश ने ताल के साथ ताल मिलाते हुए ताली बजाई, जरूरी नहीं कि प्रदर्शन के लिए, बल्कि केवल शिष्टाचारवश, क्योंकि वे हंस रहा था और अतिरंजित अभिनय का आनंद ले रहा था। वो कल्पना कर सकता था कि पंथ के सदस्य उससे बहुत जल्द ऐसा करने की उम्मीद करेंगे, और एक तरह से वो अपने ही भविष्य पर हंस रहा था। ड्रम धडूम ढोल की थाप अचानक बदल गई, क्योंकि गली के दूसरे छोर से एक दूसरा समूह आया, जिसमें अधिक उम्र के पुरुष शामिल थे, जिनके शरीर बहने वाले वस्त्रों और पाउडर लगे विगों में लिपटे हुए थे, और वे एक ऐसी गंभीरता के साथ मैदान में उतरे जिससे यह आभास होता था कि अगला कार्यक्रम गंभीर होने वाला है। दूसरे अंक में वे भगवान सोरोन की महानता का प्रदर्शन करेंगे, 12वें बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही दूसरा नाटक शुरू हुआ, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सोरोन एक बार एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से दिव्य अग्नि बरसाकर 2 आक्रमणकारी देवताओं को खदेड़ दिया था। पंथ को कहानी इसी तरह सुनाई गई थी, हालांकि वेय को इस बात पर गंभीर संदेह था कि देवताओं के बीच की लड़ाई इतनी सरल हो सकती है। शत्रु देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 विशालकाय कठपुतलियां अजीबोगरीब लय में लड़खड़ाती और टकराती रहीं, उनके सिर अनुपातहीन रूप से विशाल थे, और उनके बड़े बड़े अंगों के कारण उनकी हरकतें सीमित थीं। इसी बीच सोरोन का किरदार उनके ऊपर एक मुश्किल से स्थिर तार के सहारे लटका हुआ था, हवा में लड़खड़ाते हुए तैर रहा था और जंगली, नाटकीय हाव भाव के साथ अपने जादू का प्रदर्शन कर रहा था, आग के गोले फेंक रहा था जो हानि रहित प्रकाश की फुहारों में फट रहे थे। ये तो न्याय की पौराणिक ज्वालाएं हैं, एक अभिनेता ने नाटकीय अंदाज में अपनी बाहें उठाते हुए चिल्लाया। नहीं, वो तो उल्कापिंडों को नष्ट करने वाला यंत्र है, दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, और लगभग अपने चोगे में उलझकर गिरते गिरते बचा। दर्शकों ने दिल खोलकर हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी, कहानी के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसका चित्रण कितना हास्यास्पद हो गया था। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, माता पिता ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा, यहाँ तक कि कुछ पहरेदारों ने भी हल्की फुल्की हंसी रोकी, क्योंकि उनकी नजरें उस हास्यास्पद प्रदर्शन और आसपास की छतों पर घूम रही थीं, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत थीं। चौक के ऊपर, उत्सव से दूर और पूरी तरह से अदृश्य, डुपरवेल स्थिर खड़ा रहा। वो मौसम की मार झेल चुकी छत की घुमावदार रीढ़ की हड्डी के सहारे नीचे की ओर दुबका हुआ था, एक भूली हुई रसायन की दुकान के ऊपर सहजता से संतुलन बनाए हुए था, उसके जूतों के नीचे धूल मुश्किल से हिल रही थी। अपनी सुविधाजनक स्थिति से वो सब कुछ देख सकता था, ड्रैगन का रथ, भीड़, पहरेदार, नाटक, फिर भी नीचे मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। उसके चारों ओर कोई आभा नहीं थी, न सांस, न दिल की धड़कन, यहाँ तक कि परिधि में लगे माना सेंसर भी स्थिर हवा के अलावा कुछ भी पता लगाने में विफल रहे। उसकी उपस्थिति दबी हुई थी, पूरी तरह से गुम थी, मानो कोई प्रेत हो जिसका कभी जन्म ही न हुआ हो। अरे यार, अगर ये बेवकूफ जल्दी चल दे तो, डुप्रेवेल ने झुंझलाहट से सोचा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बेवकूफी भरे नाटक के लिए जुलूस कैसे रुक गया। अजगर का रथ अभी तक उस सटीक स्थान पर नहीं पहुंचा था जिसे उसने हत्या के लिए चिन्हित किया था, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो केवल इंतजार ही कर सकता था। जैसे ही यह जुलूस फिर से शुरू होगा और रथ मसाले की दुकान पर पहुंचेगा, मैं सबसे पहले आतिशबाजी शुरू कर दूंगा। धमाकों और शोर की अचानक गूंज से पहरेदारों का ध्यान ऊपर की ओर आकर्षित होगा, जिससे उनकी निगाहें और ध्यान सड़कों से हटकर ऊपर की ओर चले जाएंगे। इससे मुझे कुछ बूढ़े लोगों को सड़क पर धकेलने और हंगामा खड़ा करने का सही मौका मिल जाएगा। इस अफरा तफरी से रथ निश्चित रूप से अचानक रुक जाएगा। डुप्रेवेल ने मन ही मन अपनी योजना के हर चरण का अंतिम बार अभ्यास करते हुए सोचा। एक बार जब रथ रुक जाएगा और आतिशबाजी के विफल होने से भीड़ में दहशत फैल जाएगी, तो मैं अपना कदम उठाऊंगा। मैं विषैले खंजर से ड्रैगन को तेजी से और चुपचाप लकवाग्रस्त कर दूंगा, और फिर काम पूरा करने के लिए सीधे उसके बगल में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। एक हाथ में खंजर की ठंडी मूठ पर उसकी उंगलियां कस गईं, जबकि दूसरे हाथ में ताकत को उलटने वाली औषधि से भरी एक छोटी कांच की शीशी थी। वो कुछ देर तक दोनों को घूरता रहा, चुपचाप उस पल के लिए खुद को तैयार करता रहा जब उसे बोतल तोड़कर उसका सारा तरल पी जाना होगा, जिससे उसकी ताकत वापस मोनाक स्तर पर आ जाएगी और वो बिना किसी अप्रत्याशित समस्या के अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकेगा। इस मिशन के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण था, और जब सही समय आया तो डुप्रेवेल ने बिना किसी झिझक के हमला करना चाहा,
अपने पीछे सन्नाटा और खून के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा। अध्याय 487। अतीत का एक चेहरा। दोनों नाटकों के समाप्त होते ही ड्रैगन का रथ एक बार फिर आगे बढ़ा। उसके सुनहरे पहिए पत्थरों पर धीरे धीरे चरमरा रहे थे और वेया ने कलाकारों के लिए मुस्कुराते हुए और दिल से ताली बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। भीड़ की ओर सिर हिलाते हुए उनके प्रयासों को स्वीकार करने के उनके तरीके से उनकी स्वीकृति स्पष्ट थी और उन्होंने पंथ के मसीहा के पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षित करिश्मा के साथ उनकी सराहना की। हालांकि वाल्ट्री ने तालियों में हिस्सा नहीं लिया। उसकी निगाहें बाजार चौक पर कम होते कलाकारों और धीरे धीरे हटती भीड़ पर घूमती रहीं, जैसे वह हर छत और छायादार गली को ऐसे स्कैन कर रहा हो मानो उनमें भूत छिपे हों। नाटकों से पहले उसके सीने में जो तनाव उमड़ रहा था, नाटक खत्म होने के बाद वह और भी बढ़ गया था। और यद्यपि आगे का रास्ता शांत प्रतीत हो रहा था, फिर भी उस सन्नाटे में कुछ खतरनाक सा महसूस हो रहा था, मानो किसी ऐसे तूफान से पहले की खामोशी हो जिसके बारे में किसी को बताया ही न गया हो। धमाका, चटकने की आवाज, तेज आवाज, ये सब अचानक हुआ। पहला धमाका बाईं ओर से मसालों की दुकानों की एक कतार के पीछे छिपी एक छोटी सी गली से हुआ और इससे पहले कि वाल्ट्री अपना सिर घुमा पाता, गली के विपरीत छोर से एक दूसरे धमाके ने हवा को चीर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पटाखे हर दिशा में फूट रहे हों, किसी सुनियोजित और सुंदर चाप में नहीं, बल्कि अनियमित विस्फोटों में जो दुकानों की खिड़कियों में जा टकराते, छतों से टकराकर उछलते और आसमान में बेतहाशा घूमते हुए ऊपर जाते, जहां वे कान फाड़ देने वाली चीखों के साथ फटते थे। पूरी सड़क थरथरा उठी। आम नागरिक हौंफने लगे, बच्चे चीखने लगे। ये क्या हो रहा है? वाल्ट्री के पास खड़े एक गार्ड ने बुदबुदाते हुए कहा और गली की ओर दौड़ पड़ा। क्या इन्हें अब फटना चाहिए था? एक अन्य व्यक्ति ने सवाल किया और लाठी निकाल ली। तभी स्थानीय पुलिसकर्मियों का एक समूह रथ के पास से दौड़कर अराजकता को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पोते को पीछे खींचते हुए गुस्से से कहा, ये आग लगाने वाले जादूगर, इनका एक ही काम है, सिर्फ एक काम। मुझे उम्मीद है कि इससे ड्रैगन को कोई असुविधा नहीं होगी, दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा और वेया की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाए, जो अराजकता से शांत और बेफिक्र लग रहा था। धमाका, तेज आवाज, विस्फोटों के कारण भीड़ बेचैनी से इधर उधर खिसकने लगी। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रही थी, जिससे वे खतरे से यथासंभव दूर रहने के लिए तन कतारों में खड़े हो गए। शोर ही गार्डों का ध्यान भंग करने के लिए काफी था, लेकिन इस सब की अचानकता ने सभी को चौंका दिया। सब कुछ बहुत ही अनिश्चित था, बहुत ही करीबी मामला था। रोल लड़खड़ाना, गिरना, आगे की ओर कहीं रथ के मार्ग से ठीक आगे नागरिकों का एक समूह अचानक गिर पड़ा। भीड़ को मुख्य सड़क से अलग करने वाली कमजोर रस्सियों को पार करते हुए उनके अंग हवा में लहराने लगे और दो पुरुष और एक बुजुर्ग महिला जुलूस की लेन में गिर पड़े। चीख, रथ अचानक चीखते हुए रुक गया। पहियों के लगने से वह अपनी सीट पर थोड़ा आगे की ओर उछल गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, एक आदमी अपनी टूटी हुई बांह को पकड़ते हुए रोते हुए बोला और उठने की कोशिश करने लगा। किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं जानबूझकर नहीं गिरा, कसम से। गार्ड नागरिकों को पीछे खींचने और उन्हें सड़क से हटाने में मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन उनका सारा ध्यान गलत जगह पर केंद्रित हो गया था। सबकी निगाहें घायल व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। हर हाथ ने गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हर आवाज ने व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए। वाल्ट्री को छोड़कर वाल्ट्री वहीं जम गया। उसकी अंतरात्मा आतिशबाजी से भी ज्यादा जोर से चीख रही थी, भीड़ से भी ज्यादा जोर से, और आपस में चिल्ला रहे गार्डों से भी ज्यादा जोर से। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने इमारतों को फिर से स्कैन किया। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं, किसी भी चीज की तलाश में। कोई चमक, कोई रोशनी, कोई हलचल जो उसके सीने में धड़क रहे इस भारी भय की वजह बता सके। और फिर उसने उसे देख लिया। रसायन शास्त्र की दुकान के ऊपर एक खिड़की के शीशे पर पड़ रहे प्रतिबिंब के एक कोने में, पल भर के लिए ही सही, उसने उसे देख लिया। गति की एक झिलमिलाहट, एक तलवार हवा को चीरती हुई असामान्य रूप से चमक उठी, जिसका निशाना न तो आकाश पर था, न ही आम नागरिकों पर, बल्कि सीधे ड्रैगन की गर्दन पर था। और फिर सब कुछ धीमा हो गया। उसका शरीर उसके दिमाग के पूरी तरह समझने से पहले ही हरकत में आ गया। नीचे उतरो मेरे स्वामी, वो दहाड़ते हुए बगल की ओर झपटा। जैसे ही तलवार पहुंची, उसी समय उसका हाथ वेया के गले पर चल पड़ा। स्लैश, जैसे ही विशैला खंजर उसकी हथेली में धंसा, उसकी तेज धार ने आसानी से मांस और हड्डी को चीरते हुए उसकी बाह में एक तीव्र, पिघलती हुई पीड़ा की लहर दौड़ गई। छींट टपकना खून तुरंत ही तेजी से निकला, गर्म और गाढ़ा, जो वेई के वस्त्रों पर फैल गया।
लेकिन ब्लेड अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। वेर हौंफने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन भावहीन थीं, क्योंकि उसने अपने औपचारिक वस्त्रों के नीचे छिपी हुई अपनी तलवार निकाल ली। बकल वाल्ट्री एक घुटने पर गिर पड़ा, उसका हाथ अभी भी धंसे हुए खंजर पर लिपटा हुआ था। दर्द जंगल की आग की तरह उसके शरीर में फैल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, खतरा अभी टला नहीं है। जैसे ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन पीड़ा के बावजूद उसने अपना हाथ ऊपर उठाए रखा और अपनी बची हुई ताकत से ड्रैगन की रक्षा की। जबकि 12वें बुजुर्ग के रक्षक उसके चारों ओर चीखते और भागते फिरे, अंततः समझ गए कि अभी अभी क्या हुआ था। एक बेहद कुशल हत्यारा उनके आसपास मंडरा रहा था, और वो ड्रैगन की जान लेने की फिराक में था। जब वाल्ट्री ने डुप्रुवेल के खंजर को रोकने में कामयाबी हासिल की, तो डुप्रुवेल के चेहरे पर सचमुच आश्चर्य के भाव आ गए। उसने बड़ी कुशलता से खंजर फेंका था। गेंद फेंकने की दिशा से लेकर वजन और समय तक, हर पहलू को दशकों के घातक अभ्यास के माध्यम से निखारा गया था। फिर भी वो निशाने पर नहीं लगी। वो चेहरा, मैंने उस आदमी को पहले भी देखा है, डुप्रुवेल ने सोचा, जैसे कि वाल्ट्री में उसे जेम्स का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो पिछले ड्रैगन नोआ की ढाल था, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने कभी अपने हाथों से मार डाला था। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी पैनी निगाहें नीचे के दृश्य पर टिकी हुई थीं। उसने ड्रैगन के औपचारिक वस्त्र पर बिखरे खून के निशान और जेम्स की झुकी हुई आकृति को देखा, जिसने उस ब्लेड को अपनी हथेली में जकड़ रखा था जो अपने लक्ष्य पर लगना चाहिए था। उस व्यक्ति की असामान्य प्रतिक्रियाओं का डुप्रुवेल ने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन यह उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अंततः एक सम्राट था और अपनी चरम शक्ति पर था, और भले ही कुछ चीजें उसकी अपेक्षाओं से परे घटित हुई, फिर भी उसे मिशन को पूरा करने और ड्रैगन के जीवन को समाप्त करने का आत्मविश्वास था। अध्याय 488 युद्ध का आरंभ क्लिक करें। डुप्रुवेल ने शक्ति पुनर्जीवन औषधि की शीशी का ढक्कन तोड़ा और उसकी पूरी सामग्री एक ही घूंट में पी गया, जिससे उसे अपनी नसों में शक्ति का परिचित प्रवाह महसूस होने लगा, और वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक क्षमता को पुनः प्राप्त करने लगा। उसके ठीक नीचे, नए ड्रैगन की रक्षा करने के लिए तैनात मूर्ख लोग उसके ठिकाने से बेखबर थे। उनकी निगाहें छत से छत, गली से गली तक उन्मादपूर्वक दौड़ रही थीं। वे अनुशासित तत्परता के साथ पूरे बाजार चौक को छान रहे थे, लेकिन कभी भी उस सटीक स्थान पर नहीं टिक पा रहे थे जहां वह घात लगाकर बैठा था। हमें ड्रैगन और एल्डर को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हम यहाँ बिल्कुल असुरक्षित हैं। हमें किसी ऐसे क्षेत्र में जाना होगा जहां हम बेहतर सुरक्षा व्यवस्था कर सकें। रथ पर सवार सुरक्षा गार्डों में से एक ने तीखे स्वर में कहा, उसकी आवाज में अत्यावश्यकता झलक रही थी। बाकी गार्डों ने सहजता से अभ्यास करते हुए ड्रैगन और एल्डर के चारों ओर मांसपेशियों और कवच की एक दीवार खड़ी कर दी। वे एक इकाई के रूप में आगे बढ़े और धीरे धीरे रथ के किनारे की ओर बढ़ने लगे। उनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से एक समन्वित तैयारी थी, जिसके तहत वे एक सुरक्षित क्षेत्र में उतरने वाले थे। हालांकि दुर्भाग्यवश उनके लिए, डुप्रुवेल ने ठीक यही योजना बनाई थी, क्योंकि / उसकी उंगलियों से दो और विषैले खंजर निकले। उसकी मुद्रा लचीली थी क्योंकि वह एक उच्च गति वाली यात्रा तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से एक नए सुविधाजनक स्थान पर चला गया, जिससे उसकी आकृति कैनवास पर स्याही के धब्बे की तरह धुंधली हो गई। धड़ाम धड़ाम, अरे बाप रे, लगता है एक से ज्यादा दुश्मन है, मुख्य रक्षक चिल्लाया। उसने खंजरों की दिशा को गलत समझा और गलत तरीके से मान लिया कि कई हत्यारे अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमले कर रहे हैं। अव्यवस्था इसी बीच आम लोगों के बीच दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। रथ के चारों ओर मौजूद भीड़ चीख पुकार और अफरा तफरी में डूब गई, क्योंकि वे ये समझने में असमर्थ थे कि वास्तव में क्या घट रहा है। बाजार की सड़क के कुछ हिस्सों में आग लगाते हुए अनियंत्रित पटाखे अभी भी रुक रुक कर फट रहे थे, जबकि उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं ड्रैगन अदृश्य दुश्मनों से घिरा हुआ है। ड्रैगन पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? काया, सामने आओ। सड़क किनारे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने डर के बावजूद सीधे खड़े होकर चुनौती भरे लहजे में चिल्लाया। छींट एक पल बाद एक खंजर उसके माथे में घुस गया। उसका शरीर एक कटी हुई डोर वाली कठपुतली की तरह ढह गया, क्योंकि डुप्रुवेल ने बिना एक पल भी सोचे उसे खामोश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा कर सकता था। मुझे घेरना बंद करो, तुम लोगों के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वेर ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज आमतौर पर शांत रहने के बावजूद कटी फटी और चिड़चिड़ी थी। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन अगर आपकी रक्षा पंक्ति में जहर से भरा हुआ भाला जख्मी हो गया, तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे अकेले लड़ने दें, मैं लड़ने में पूरी तरह सक्षम हूं।
उसने विनती की, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ड्रैगन को घेर लो, हर कीमत पर उसकी रक्षा करो। मुख्य रक्षक ने इस बार और भी जोर से चिल्लाते हुए वही की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, और 12वें एल्डर के बाकी दल ने उसके चारों ओर घेरा और भी कस दिया। ढालें एक दूसरे पर चढ़ गईं और आंखें चारों दिशाओं में घूमने लगीं, क्योंकि वे अंततः रथ के किनारे पर पहुंच गए, छलांग लगाने की तैयारी में। लॉर्ड ड्रैगन, 12वें एल्डर, कृपया मेरे आदेश पर कूदने के लिए तैयार हो जाए, गार्ड ने निर्देश दिया। अराजकता के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। जैसे ही उसने एक मुट्ठी हवा में उठाई, फिर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। अब उन्होंने पूरे दल को एक साथ और सटीक रूप से रथ से नीचे पत्थर की सड़क पर छलांग लगाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि दुर्भाग्यवश उनके लिए वो छलांग ठीक वही क्षण था जिसका डुप्रावेल इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने उन्हें छलांग लगाते देखा, वह भी हरकत में आ गया। स्लैश 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 धड़ाम। 4 गार्ड बीच रास्ते में ही गिर पड़े, उनके शरीर ऐसे जमीन पर पटके जैसे कसाई के हुक से मांस फेंका गया हो, जिससे केवल 2 ही बचे, मुख्य गार्ड और एक अन्य, जो डुप्रावेल और वही के बीच रक्षा की अंतिम पंक्ति थे। कदम कदम इसी क्षण डुप्रावेल ने अंततः अपना असली रूप प्रकट किया, जब उसने धीमी गति से धमकी भरे अंदाज में छत से नीचे उतरने का फैसला किया। भूमि डुप्रावेल भीड़ के सामने किसी बुरे सपने से जन्मी आत्मा की तरह उतरा। उसने ब्लैक सरपेंट गिल्ड के विशिष्ट वस्त्र पहन रखे थे, जो हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक घुमावदार छोटी तलवार चमक रही थी, जिसकी काली धार अनगिनत दुश्मनों के खून से लथपथ थी, और वो एक भूखे शिकारी की निगाहों से व्यय को घूर रहा था। ये वही है, ये सम्राट डुप्रावेल है, ब्लैक सरपेंट गिल्ड मास्टर, मुख्य गार्ड चिल्लाया। उसके गले से शब्द निकलते ही उसकी आवाज कांप रही थी। बाजार की सड़कों पर ठंडक छा गई। उस पंथ के सभी सदस्यों ने डुप्रावेल के बारे में सुना था। सबको पता था कि उसने क्या किया था। यह वही व्यक्ति था जिसने पिछले ड्रैगन नूह को मार डाला था और बिना किसी परिणाम के बच निकला था। यह वही व्यक्ति था जिससे पंथ के लोग नफरत करते थे और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानते थे। शेंग शेंग स्लैश बचना स्लैश डुप्रावेल एक परछाई की तरह आगे बढ़ा, तलवार और धुएं की क्रूर बौछार में अंतिम 2 गार्डों को खत्म कर दिया। छोटी दूरी के स्थानिक बिंदुओं के बीच पलक झपकाते हुए बेरहमी से वही का रास्ता साफ कर दिया। उसका शरीर काले धुंध के बादलों में गायब और फिर से प्रकट होता रहा, जिसने आंखों को भ्रमित कर दिया। ये कैसी चालबाजी की तकनीक है? वो मेरे ठीक सामने है, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा कि वो अगली बार कहाँ प्रकट होगा, वेर ने सोचा। उसका जबड़ा कसकर भींच गया था और उसने अपनी तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया था। तंग औपचारिक वस्त्रों के नीचे उसकी मांसपेशियां तन गई थीं और कपड़ा सिलाई के साथ फट रहा था। अवरोध पैदा करना, पैरी फिसलना, उनकी तलवारें आपस में टकराईं। और वही को आश्चर्य हुआ कि डुप्रावेल के हमले की घातक गति के बावजूद वो किसी तरह बिना किसी बाधा के हमलों की पहली लहर को रोकने में कामयाब रहा। ऐसा प्रतीत होता था मानो पैरेलल प्रोसेसिंग के प्रभावों के कारण उसके दिमाग ने संवेदी भार को कई चैनलों में विभाजित कर दिया था, जिससे वो डुप्रावेल के हमलों को इतनी तेजी से पढ़ पा रहा था कि प्रतिक्रिया और बचाव कर सके, और किसी तरह फिलहाल अपनी जगह पर डटा रहने में कामयाब रहा। तुम व्यय को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, काया। अब जब तुम पंथ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, तो तुम्हें अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, 12वें एल्डर ने युद्ध में उतरते हुए कहा, और 2 शक्तिशाली पवन प्रहार किए, जिससे डुप्रावेल को एक कदम पीछे हटना पड़ा। 12वें एल्डर ने डुप्रावेल का चेहरा देखकर अपने दमित क्रोध के बांध को आखिरकार टूटते हुए महसूस किया, क्योंकि दबी हुई क्रोध की बाढ़ सतह पर उमड़ पड़ी। उसका भी डुप्रावेल के साथ पुराना रिश्ता था, क्योंकि वह उस दिन वहीं मौजूद था जब नूह की हत्या हुई थी। उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जबकि उसका सबसे करीबी दोस्त पीछे रह गया था, जिसने उनकी जान बचाने के लिए मौत को चुना था। उस समय नोया कमजोर था, वह नोआ की रक्षा करने में असमर्थ था, लेकिन उस घटना के बाद से वो उस दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था जब उसे एक बार फिर डुप्रावेल का सामना करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में इस परिदृश्य को 100 बार दोहराया था और सम्राट का मुकाबला करने की योजना बना रखी थी। अध्याय 489, पछतावा, सनस्टेप्स मार्केट, 12वें एल्डर के दृष्टिकोण से। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति चाहता है कि काश वो वापस जाकर चीजों को अलग तरीके से कर पाता। वे चुपचाप उन पलों के बारे में सोचते रहते हैं, यह आश्चर्य करते हुए कि अगर उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया दी होती और अधिक संघर्ष किया होता, या बस कोई दूसरा रास्ता चुना होता, तो क्या बदल सकता था। और फिर जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जिनके लिए लोग वर्षों तैयारी करते हैं, मानसिक रूप से हर शब्द, हर हरकत का पूर्वाभ्यास करते हैं,
इस उम्मीद में कि अगर भाग्य कभी उस परिस्थिति को फिर से दोहराए तो वे इस बार सब कुछ सही कर लेंगे। और यह क्षण 12वें एल्डर के लिए ऐसा ही एक क्षण था। नूह की मौत के बाद से वो उस दिन को लगातार याद करता रहता था, अपने सबसे अच्छे दोस्त की उस छवि से परेशान रहता था जिसमें वह भागते समय पीछे रह गया था। उस समय उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिससे उन दोनों को बचाया जा सके। लेकिन अब हालात अलग थे, क्योंकि अब डुप्रेवेल की एक ऐसी स्पष्ट कमजोरी थी जिसके बारे में ब्रह्मांड में हर कोई जानता था। उनका बेटा डानेल, और यही वो एक तुरुप का पत्ता था जो 32 साल पहले उसके पास नहीं था, जब डुप्रेवेल अपने सबसे क्रूर रूप में था। बदलाव पल भर में 12वें एल्डर ने अपना रूप बदल लिया और डानेल नूना की लगभग हूबहू प्रतिकृति में बदल गए, यहां तक कि उनके कांपते होंठ और चिंतित भौहें भी हूबहू थीं। पिताजी, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? उसने कांपती हुई और घबराहट से भरी आवाज में पूछा, डानेल के लहजे की हूबहू नकल करते हुए। उसका चेहरा देखते ही डुप्रेवेल स्तब्ध रह गया। उस परिवर्तन को देखने के बावजूद, इस बात का पूर्ण विश्वास होने के बावजूद कि यह उसका बेटा नहीं हो सकता, वह आवाज और वे आंखें उसकी पसलियों के बीच एक छुरी की तरह चुभ गईं। पिताजी, उन्होंने मुझे वहां ऊपर रख दिया। उन्होंने मुझे ड्रैगन के बगल में किसी मांस की ढाल की तरह बांध दिया। ये पंथ के सदस्य, वे क्रूर हैं, 12वें बुजुर्ग ने सिसकते हुए कहा, हर शब्द में हताशा झलक रही थी। और डुप्रेवेल हिचकिचाया, इसलिए नहीं कि वो इस पर विश्वास करता था, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस 1000वें सेकंड में, जब तर्क स्मृति से टकराया और सहज प्रवृत्ति पितृ भय से दब गई, तो वह संभावना की उस हल्की सी झलक, संदेह के उस छोटे से अंश को नजरअंदाज नहीं कर सका कि यह पंथ द्वारा रची गई कोई जटिल साजिश हो सकती है ताकि वो अपने बेटे को अपने ही हाथों से मार डाले। पकड़ उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं और दुविधा के कारण उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे पता था कि यह असली नहीं है, वो जानता था कि यह चारा है। और फिर भी वो 12वें बुजुर्ग पर प्रहार नहीं कर सका। इसलिए उसने उस प्रतिरूपक की ओर पीठ फेर ली और एक बार फिर वही की ओर झपटा। उसका रूप धुएं के एक और गुबार में गायब हो गया, क्योंकि वह वही के चारों ओर अंतरिक्ष के अतार्किक हिस्सों से प्रकट हुआ था। शिंग अवरोध पैदा करना वे ने अपनी स्थिति को बखूबी संभाले रखा, यह उनकी काबिलियत का सबूत है। हाल ही में लियो जैसे तेज रफ्तार वाले प्रतिद्वंदी से मुकाबला करने के बाद उन्हें अपनी रक्षात्मक कमियों का एहसास हो गया था, और उस मुकाबले के बाद से उन्होंने थोड़ा सुधार किया था। और यद्यपि डुप्रावेल ने अपार शक्ति के साथ उस पर हमला किया, फिर भी वही को वह बल किसी तरह सहनीय लगा, मानो वो किसी सम्राट के खिलाफ नहीं बल्कि किसी अन्य उत्कृष्ट स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ रहा हो। टकराव हड़ताल पैरी अगले 10 सेकंड में उनकी तलवारें बार बार टकराती रहीं, धातु से धातु की चीख सुनाई देती रही, जबकि वे अपनी जगह पर डटा रहा और शांत एकाग्रता के साथ डुप्रेवेल के हर सटीक वार को रोकता रहा। बाजार का चौक एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। पैरों के नीचे टूटे हुए पत्थर थे और धुएं का एक गुबार हवा में सांपों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था। डुप्रेवेल ने एक हत्यारे की तरह निर्ममता से लड़ाई लड़ी। उसकी तलवार एक अजीबोगरीब सुंदरता के साथ चलती थी जिससे वो कम इंसान और ज्यादा प्रेत जैसा लगता था। वो विकृत अंतरिक्ष के टुकड़ों के बीच से पलकें झपकाता हुआ, अंतरालों को भरता हुआ और बीच में ही फिर से प्रकट होता हुआ, उसकी छोटी तलवार हवा में मौत के चाप गाती हुई लहरा रही थी। फिर भी वही ने उसका डटकर मुकाबला किया, बस एक कदम पीछे रहा, गति पर नहीं बल्कि पूर्वानुमान और समय के सही तालमेल पर भरोसा करते हुए। उसे डुप्रेवेल से तेज दौड़ने की जरूरत नहीं थी, बस इतना करना था कि अतिरिक्त सेना के आने तक वह जिंदा रहे। विज धमाका, अचानक आई एक विंड शॉट गेंद डुप्रेवेल के पैरों के पास पत्थर से टकराई, जो बाल बाल उनके पैर को छूते हुए निकल गई। 12वां एल्डर अभी भी डानेल के रूप में कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी हथेलियां अवशिष्ट माना से चमक रही थीं क्योंकि उसने सम्राट की ओर एक और प्रहार किया, इस उम्मीद में कि वेया को निर्णायक वार करने के लिए पर्याप्त ध्यान भटकाने का मौका मिल जाएगा। दरार मोड़ना, लगातार परेशान करने वाला छोटा चूहा, डुप्रेवेल ने बुदबुदाते हुए कहा, अपनी लय को तोड़े बिना एल्डर की ओर देखते हुए। उसने हवा में घूमते हुए गिरते हुए वार को वेया के बाईं ओर मोड़ दिया। तुम भी जल्द ही मर जाओगे, डुप्रेवेल ने दावा किया। फिर भी उसने 12वें एल्डर को सीधे खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपना पूरा ध्यान वेर पर केंद्रित किया, किसी तरह ड्रैगन का सिर काटने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह लय में आने लगा, उसे लगा कि बगल से एक और गोली उसकी ओर आ रही है। बचना स्विश 12वें एल्डर के लगातार हस्तक्षेप के कारण उसके लिए वही की रक्षा पंक्ति को भेदना मुश्किल हो गया था, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था जिससे उसे संघर्ष करना पड़ा। वो इसे महसूस कर सकता था,
उसकी मांसपेशियों में कमजोरी। उसकी सांसें बहुत उथली लग रही थीं। उसकी बाहों में सामान्य से अधिक दर्द हो रहा था। उसके वार में सम्राट के प्रहार जैसी हड्डियां तोड़ने वाली ताकत नहीं थी। इस समय वो एक चरम ट्रांसेंडेंटलीय योद्धा से अधिक शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि औषधि पीने और शुरू में अपनी नसों में शक्ति का प्रवाह महसूस करने के बावजूद ये वास्तव में उसे अपनी चरम शक्ति पर वापस लाने में कभी सफल नहीं हुआ। क्या मॉरिस ने मुझे फंसाया है? डुप्रेवेल ने इस क्षण सोचा, क्योंकि उसकी नज़र के कोने से उसे कुछ चिंताजनक हलचल दिखाई दी। दर्जनों गार्ड और अतिरिक्त सैनिक उसके ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी खींचती गई, उसकी सफलता की संभावना कम होती गई। तुम्हें धिक्कार है, मॉरिस, उसने धीमी और घातक आवाज में फुफकारा, जैसे ही उसने वेय को मारने का आखिरी प्रयास किया, लेकिन ड्रैगन ने उसे सटीक रूप से रोक दिया। खटखट, अरे, मॉरिस, तुम पर लानत है। वो फिर से दहाड़ा, इस बार और भी जोर से, जैसे उसने अपने दिल में भरी सारी नफरत के साथ हर शब्द थूक दिया हो। फिर, मानो यह महसूस करते हुए कि यह एक व्यर्थ प्रयास था, वो पीछे हट गया और अपने लबादे में हाथ डालकर युद्ध के मैदान में 1 दर्जन धुआं बम फेंक दिए। जल्दी से आना दरार अफसश पलक झपकते ही धुएं की एक मोटी चादर ने पूरे चौक को ढक लिया, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। दहशत में नागरिक लड़खड़ाने लगे और चीख पुकार गूंज उठी। वहीं आगे बढ़ रहे गार्ड्स ने रुककर खुद को फिर से संगठित किया। और बस इसी तरह डुप्रावेल जाने के लिए मुड़ गया। धुंध में परछाई की तरह गायब होते हुए वो पहले से तैयार किए गए सीवा के जालीदार छेद से पीछे हट गया। उसका स्वाभिमान आहत था और उसका क्रोध कहीं अधिक खतरनाक रूप ले रहा था। मिशन विफल हो गया था। ड्रैगन अभी भी जीवित था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे धोखा दिया गया था। वेर द्वारा नहीं, किसी पंथ द्वारा नहीं, लेकिन धोखेबाज मॉरिस द्वारा। उस धूर्त बूढ़े देवता ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और स्वतंत्रता और शक्ति के झूठे वादे करते हुए उसे निश्चित मृत्यु की ओर भेज दिया। छप छप भागते समय डुप्रेवेल के जूते उथले सीवर के पानी में छप छप कर रहे थे। उसका दिमाग उसके कदमों की आवाज से भी ज्यादा तेजी से डूब रहा था। कितना दयनीय है, उसने सोचा, जबड़े कसकर भींचते हुए। इतने सालों तक उनकी कुत्ते की तरह सेवा की, उनके नाम पर इतना खून बहाया, और किस लिए? उसने पलकें झपकाईं, उसका गुस्सा कुछ ठंडेपन में बदल गया। मुझे उस पंथ में शामिल हो जाना चाहिए था। मुझे अपने बेटे के साथ यहीं रहना चाहिए था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई समझौता कर लेना चाहिए था। यह मॉरिस के लिए किए गए मिशनों से कहीं ज्यादा आसान होता। उसने अपनी तलवार के मूठ पर अपनी पकड़ और कस ली। इसके बजाय मैंने शाश्वत धोखेबाज जैसे नीच लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। अहंकार और प्रतिशोध ने मुझे अंधा कर दिया। झूठ ने मेरे रास्ते को आकार दिया। हाँ। उसके मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। शायद मैं ही शुरू से मूर्ख था। शायद मैं अब भी मूर्ख हूं। अध्याय 490, बिल्कुल योजना के अनुसार। इसी बीच स्काईशेड मैंशन में वापस लियो ने होठों पर एक बेपरवाह मुस्कान लिए हुए उस अराजक फीड को देखा, मानो वो उस अराजकता का आनंद ले रहा हो जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। फिजिक्स बूम जैसे ही दूर से पटाखे फूटने की आवाज आई और वहीं पर अचानक हुए हमले से एलेना और आलिया घबरा गईं। लियो ने बेफिक्र होकर हंसते हुए अपने पिता की बगल में कोहनी मारी। इसीलिए मैंने ड्रैगन न बनने का फैसला किया, उसने कहा, जब उसने 12वें एल्डर के चारों ओर मौजूद गार्डों को मक्खियों की तरह गिरते देखा, जो पूरी तरह से इस बात से अनजान लग रहे थे कि हमले कहां से हो रहे थे। क्या बात है, इन बेवकूफों को संवेदी पहचान के मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अरे यार, रोडोवा में तो पहले साल में ही एब्सोल्यूट विजन पढ़ाया जाता है। यही तो कारण है, लियो ने टिप्पणी की, क्योंकि वह पंथ की सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह निराश था, जो स्पष्ट रूप से अपने काम को करने के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय बौद्ध मंत्रों को नहीं जानती थी। धड़ाम, ओह, हत्यारा माहिर है। चाहे जो भी हो, उसके कौशल वाकई कमाल के हैं, उसने कहा। तभी डुप्रेवेल फ्रेम में आ गिरा। उसके काले सर्प के वस्त्र हवा में चुपचाप लहरा रहे थे। वाह वाह वाह, मैं तो हैरान रह गया, लियो ने डुप्रेवेल की ओर देखते हुए कहा। सम्राट हमेशा की तरह ही खतरनाक दिख रहा था। माँ, ये मेरे पुराने बॉस है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ब्लैक सरपेंट्स में था। ये गिल्ड मास्टर है, लियो ने उत्साह से डुप्रेवेल की ओर इशारा करते हुए कहा, जबकि एलेना ने अन्य ढंग से सिर हिलाया। क्या वो बहुत ताकतवर है? क्या वो नए ड्रैगन को मार डालेगा? आलिया ने इस समय पूछा, जिसके जवाब में लियो ने अपने कंधे उचका दिए। हाँ, वेय की तो वोट लग गई, उसने कहा, क्योंकि उसे अपने चचेरे भाई पर दया आ रही थी जिसे इस राक्षस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जिस तरह उसने वेय की मौत को एक निश्चित परिणाम मानकर खारिज कर दिया था,
उसी तरह अमांडा ने उसे वेयर की मौत के परिणामों की याद दिलाई, अगर ऐसा वास्तव में होता है। लियो, अगर वेयर की मृत्यु हो जाती है तो तुम अगले ड्रैगन बन जाओगे। इसका मतलब है कि अगली परेड के दौरान उस रथ पर तुम ही सवार होगे, अमांडा ने याद दिलाया, और उसी क्षण लियो को एहसास हुआ कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, 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 लियो ने घबराहट में अपने बाल पकड़ते हुए बुदबुदाया। जाओ वेर, भागो, किसी भी तरह अपनी जान बचाओ, उसने जोश से कहा, और उस पल से वह भी होंठ दबाकर टीवी देखने लगा। अब तक वो पूरी उदासीनता के साथ अराजकता को घटित होते हुए देखता रहा, ये भूलकर कि अगर वही वास्तव में युद्ध में मारा जाता है तो यही उसका अगला भाग्य होगा। हालांकि सौभाग्यवश ऐसा परिणाम नहीं निकला। वही ने अतिरिक्त सैनिकों के आने तक अपनी स्थिति को संभाले रखा, और अंत में डुप्रवेल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो सुरक्षित है, उसने एक सम्राट को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की, धुआं छटने के बाद एलेना ने कहा, जबकि लियो असमंजस में पलकें झपका रहा था। एक और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वही डुप्रवेल के खिलाफ खुद को संभालने में कामयाब रहा। हालांकि दूसरी ओर ऐसा नहीं लगता था कि वह मोनाक की ताकत के साथ लड़ रहा था। दिलचस्प, लियो ने सोचा, जब उसने डुप्रवेल की चाल की गति और ताकत की तुलना चार्ल्स की चाल से की, उसके दिमाग में चाल की गति मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ गड़बड़ है। इस बीच मॉरिस ने अपने ग्रह से एक छोटे से क्रिस्टल बॉल पर पूरी घटना को घटते हुए देखा, और जब उसने देखा कि डुप्रवेल भागने से ठीक पहले उसे शाप दे रहा है तो उसे बेहद मजा आया। हा 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 हा, वो जोर से हंस पड़ा, मानो ऐसे ही क्षण उसके लिए शाश्वत जीवन को जीने लायक बनाते थे, क्योंकि भोले भाले मनुष्यों को धोखा देने से उसे एक प्रकार का क्रूर आनंद मिलता था। उसकी ताकत को चरम मोनाक स्तर पर वापस आने में 20 दिन लगेंगे, 20 सेकंड नहीं। देखते हैं कि वह तब तक जीवित रह पाता है या नहीं, या सोरोन उसे बीच में ही ढूंढ निकालता है या नहीं। मॉरिस ने क्रिस्टल और फीड बंद करते हुए और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। ड्रैगन पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया था और डुप्रावेल बल बच निकला था, जिससे पंथ के भीतर दो बड़ी घटनाएं घटित होने वाली थीं। सबसे पहले डुप्रवेल की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू होना तय था, जिसमें हर आम आदमी काले सर्प सम्राट को एक पागल कुत्ते की तरह खोज रहा था जो काटने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। हालांकि डुप्रवेल एक कुशल हत्यारा होने के कारण इस तलाशी अभियान में हजारों लाशें जमा होना तय था, और अंततः पंथ को चार्ल्स या सोरोन में से किसी एक को उसे खत्म करने के लिए जुटाना पड़ता, क्योंकि पंथ के भीतर केवल वही दो योद्धा थे जो ऐसा कर सकते थे। इस स्थिति में यदि चार्ल्स को अग्रिम मोर्चे से हटा लिया जाता है तो यूनिवर्सल आर्मी उसी दिन जुपिटर को नष्ट कर सकती है, और ऐसा करने के लिए जितनी भी जनशक्ति की आवश्यकता हो उसे लगा सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं था और सोरोन खुद हिल गया, तो वे इस बारे में जानकारी जुटा सकते थे कि सदियों से उसकी चोटें कितनी बदतर हो गई थी और क्या उसके पास मूल धातु का ब्लेड था या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होने वाली थी। दूसरे, डुप्रवेल की मृत्यु के बाद के हफ्तों में एल्डर्स काउंसिल पर युद्ध की घोषणा करने और इस हमले का बदला लेने का दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहाँ मॉरिस ने भविष्यवाणी की कि अपने मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए बेताब बुजुर्ग लोग जनता के गुस्से को शांत करने के लिए अधूरे कदम उठाएंगे और न्यायप्रिय गुट के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला शुरू करने की कोशिश करेंगे। वे मूर्ख शायद पलटवार करेंगे और नेक गुट के भीतर नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, मॉरिस ने बुदबुदाया, क्योंकि वह इसे स्पष्ट रूप से होते हुए देख सकता था। पंथ की सेनाओं द्वारा धर्मी ग्रहों पर आक्रमण और दशकों से चला आ रहा युद्धविराम अंततः समाप्त हो गया। मैं उन्हें भी जीतने दूंगा, कुछ ग्रहों को जल्दी से गिरने दूंगा, मॉरिस ने बुदबुदाते हुए कहा, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वह पंथ के खतरे को उसकी वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक बड़ा दिखाना चाहता था, क्योंकि इससे 6 महान कुलों के देवताओं को सार्वभौमिक सरकार के साथ एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता और पंथ के तेजी से विस्तार और इसे तुरंत रोकने के तरीकों के बारे में एक बैठक आयोजित करने के लिए बाध्य होना पड़ता। हम आगे बहुत ही दिलचस्प समय आने वाला है। हा हा हा, मॉरिस हंस पड़ा, क्योंकि उथल पुथल भरे भविष्य के बारे में सोचते ही वो दशकों की शांति के बाद सामने आने वाले मनोरंजन के बारे में सोचकर उत्साहित हो गया था।